हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन, सेकंड, मृदा जीवांश पदार्थ या सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। मृदा जीवांश पदार्थ के अंदर मैंने आपको बताया है कि ये जितने भी मृदा जीवांश पदार्थ होते हैं, चाहे वो जीव जंतुओं के अवशेष हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जब ये विघटित होते हैं, जब इनका अधिक मात्रा में विघटन होता है, तो इनके विघटन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ बनता है और वो है आपका ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में चर्चा अपन पिछले वीडियो के अंदर भी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को ह्यूमस के निर्माण के बारे में बताया है कि ह्यूमस का निर्माण किस प्रकार से संपन्न होता है। इसके बारे में अपन ने संपूर्ण चर्चा कर ली है। अब अपन इसी ह्यूमस के संगठन के बारे में बात करेंगे, यानी कि ह्यूमस के अंदर कौन कौन से पदार्थ कितने कितने प्रतिशत मात्रा में होंगे, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आप लोग इस चीज को देखने का प्रयास कीजिए। ह्यूमस के संगठन के बारे में चर्चा करें तो देखो, ह्यूमस जो होता है, हेडिंग है अपना ह्यूमस का संगठन। इसका संगठन जो होता है वो निम्न प्रकार होता है। इस चीज को अपन यहां पर लिख सकते हैं, निम्न प्रकार होता है। इसका संगठन निम्न प्रकार होता है। देखो, इसके अंदर सबसे पहला तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं यहां पर? तो इसमें एक तो आता है यहां पर सेलुलोज। सेल्यूलोज इसके अंदर होता है 5 से 12%। 5 से 12% होता है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट के अंदर हेमीसेल्यूलोज। हेमीसेल्यूलोज है, और ये हेमीसेल्यूलोज जो है यहां पर वो होता है 3 से 5%। 3 से 5% होता है। ये तो बात हुई किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें एक तो है सेलुलोज 5 से 12% होता है, हेमीसेल्यूलोज 3 से 5% होता है। इसके बाद बात करेंगे अपन दूसरा पदार्थ क्या होता है यहां पर। तो देखो, दूसरा पदार्थ होता है यहां पर वसा एवं वसीय यौगिक। वसा एवं वसीय यौगिक, ये है ह्यूमस के अंदर का दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ, और ये होता है 1 से 5%। यानी पूरे ह्यूमस का 1 से 5% कौन बनाता है? वसा एवं वसीय यौगिक बनाते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार का महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा होता है यहां पर? तो वो होता है लिग्निन। क्या होता है? लिग्निन होता है। और ध्यान रखें, लिग्निन जो होता है वो पूरे ह्यूमस का 35 से 55% भाग बनाता है। ठीक है, पूरे ह्यूमस का कितना? 35 से 55%। सबसे ज्यादा भाग बनाता है कौन ह्यूमस का? लिग्निन बनाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमस का जो निर्माण होता है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ बनता है लिग्नोप्रोटीन। क्या बनता है? लिग्नोप्रोटीन। और लिग्नोप्रोटीन का निर्माण होता कैसे है? तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई जो लिग्निन होता है ना, वो लिग्निन क्या करता है? लिग्निन आपके नाइट्रोजन युक्त यौगिकों, जिसे अपन प्रोटीन भी कहेंगे, तो नाइट्रोजन युक्त यौगिकों या प्रोटीन से संयोग करके लिग्नोप्रोटीन का निर्माण करता है, और वो ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिग्निन यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में 35 से 55% मात्रा में। उसके बाद अगला होता है कौन? प्रोटीन। तो अगला पदार्थ होता है
आपका प्रोटीन, और प्रोटीन पाया जाता है 30 से 35% मात्रा में। कितना पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? 30 से 35% मात्रा में पाया जाता है। तो ये ह्यूमस का पूरा संगठन मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया मैंने कि ह्यूमस के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो पाए जाते हैं वो सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज होते हैं। सेल्यूलोज पाए जाते हैं 5 से 12%, हेमी सेल्यूलोज पाया जाता है 3 से 5%। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है महत्वपूर्ण पदार्थ वसा एवं वसीय यौगिक जो 1 से 5% मात्रा में पाया जाता है। थर्ड है लिग्निन, सबसे ज्यादा मात्रा में 35 से 55% मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो ये लिग्निन से थोड़ा कम यानी 30 से 35% मात्रा में ये पाया जाता है। तो इस प्रकार से ह्यूमस के निर्माण में लिग्निन और प्रोटीन का आप लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा योगदान यहाँ पर होता है, और इसीलिए लिग्निन प्रोटीन से क्रिया करके सबसे पहले लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण करता है और उसी से ह्यूमस बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं वसीय यौगिक, लिग्निन, प्रोटीन, ये 4 पदार्थ मिलकर आपके ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब तत्वों के आधार पर संगठन देख लेते हैं। ठीक है, एक और चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, तत्वों के आधार पर संगठन, तत्वों के आधार पर ह्यूमस का संगठन। भाई ये तो था यौगिकों के आधार पर, अब बात करेंगे अपन किसके बारे में? तत्वों के आधार पर ह्यूमस का संगठन। तो देखो भाई, ह्यूमस के अंदर कौन सा तत्व कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है उसके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला आता है कार्बन, क्योंकि आपको पता है ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है, इसीलिए सबसे ज्यादा मात्रा में तो क्या पाया जाएगा? कार्बन ही पाया जाएगा। पूरे ह्यूमस का 50% बनाता है कौन? कार्बन। ठीक है, इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण तत्व आता है ऑक्सीजन। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व आता है कौन इसमें? ऑक्सीजन, जो पूरे ह्यूमस का 35% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 35% भाग बनाता है। और बात करें अपन यहां पर अगले तत्व के बारे में तो वो होता है आपका हाइड्रोजन। क्या होता है भाई? हाइड्रोजन होता है, और ये बनाता है कितना? 0.5% भाग बनाता है। और चौथा तत्व होता है इसमें ह्यूमस के अंदर, और वो है आपका नाइट्रोजन। और ध्यान रखें, नाइट्रोजन भी 0.5% ही भाग बनाता है। तो इस प्रकार से देखा आपने, क्या देखा यहां पर कि तत्वों के आधार पर ह्यूमस के संगठन की बात करें तो ह्यूमस में, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थों के विघटन से ये बना है, इसीलिए ह्यूमस जो होता है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है 50% मात्रा में। सेकंड यहां पर पाया जाएगा ऑक्सीजन 35% मात्रा में। थर्ड तत्व यहां पर है हाइड्रोजन 0.5%, पॉइंट नहीं है यहां पर, ये 5% मात्रा में पाया जाता है। और नाइट्रोजन भी 5% मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से 50 और 45 ये यानी 95% तो अपना कंप्लीट हो चुका है, और 5% फिर अन्य पदार्थ यहां पर पाए जाते हैं, अन्य तत्व यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने संगठन यौगिकों के आधार पर और संगठन तत्वों के आधार पर दोनों अपन ने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं, और आपको इनको अच्छे से यहां पर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्ट ये चीजें यहां पर पूछ ली जाती है। ठीक है, चलो, तो ये था अपना ह्यूमस का संगठन। अब ह्यूमस के संगठन के साथ ही अपना जो ये ह्यूमस वाला टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो अपन ने ह्यूमस के बारे में सामान्य सी जानकारी ली, ह्यूमस के भौतिक गुण पढ़े, रासायनिक गुण पढ़े, ह्यूमस का निर्माण पढ़ा और उसका संगठन पढ़ा, जो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों ने इसको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब अगला हेडिंग अपना आता है जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव। जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव।
यानी कि अब अपन ने जितने भी जीवांश पदार्थ पढ़े हैं, चाहे वो ह्यूमस हो, इसके अलावा जितने भी अपने पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के अवशेष हैं, तो इन सभी जीवांश पदार्थों का मृदा के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों पर प्रभाव की बात करें तो ये जीवांश पदार्थ मृदा के भौतिक गुणों को भी प्रभावित करेंगे, रासायनिक गुणों को भी प्रभावित करेंगे और जैविक गुणों को भी प्रभावित करते हैं। तो ये जीवांश पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो मृदा के तीनों प्रकार के गुणों को प्रभावित करेंगे। ये भौतिक गुण, रासायनिक गुण, आपके जैविक गुण, सभी प्रकार के गुणों को ये प्रभावित करते हैं। अब किस प्रकार से ये प्रभावित करते हैं, बस इसी के बारे में अपन यहाँ पर पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। तो ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए। एक लाइन में यहाँ पर लिखा देता हूं आप लोगों को कि मृदा जीवांश पदार्थ, मृदा जीवांश पदार्थ मृदा जीवांश पदार्थ मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी प्रकार के गुणों को प्रभावित करेगा। ठीक है, अब बात करें इसके निम्न प्रकार से मृदा पर प्रभाव पड़ेंगे, तो वो चीज अपन यहां पर देख लेते हैं। इसके मृदा पर प्रभाव निम्न प्रकार से पड़ते हैं, निम्न प्रकार से पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके जो है यानी मृदा जीवांश पदार्थ के प्रभाव जो हैं वो मृदा पर विभिन्न प्रकार से देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से देखने को मिलेंगे उनको अपन एक एक करके यहां पर देखते हैं। और इसमें सबसे पहला आता है मृदा की संरचना। मृदा की संरचना, ठीक है। तो जीवांश पदार्थ मृदा की संरचना को किस प्रकार प्रभावित करते हैं इसके बारे में चर्चा करें तो देखो इस चीज को अपन नोट करते हैं, उसके बाद मैं आपको इस चीज को बताता हूं कि मृदा जीवांश पदार्थ मृदा जीवांश पदार्थ के सड़ने गलने पर सड़ने गलने पर संकीर्ण पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? संकीर्ण पदार्थ, चिपकने वाले, ठीक है, चिपकने वाले संकीर्ण पदार्थ बनते हैं। संकीर्ण पदार्थ बनते हैं, ठीक है, बनते हैं जो मृदा कणों को आपस में बांधकर, जो मृदा कणों को आपस में बांधकर दानेदार संरचना का निर्माण करते हैं। दानेदार संरचना का निर्माण करते हैं जिससे मृदा संरचना में सुधार होता है, जिससे मृदा संरचना में
सुधार होता है। तो देखो, जीवांश पदार्थ मृदा की संरचना को कैसे प्रभावित करेगा, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि मृदा जीवांश पदार्थ के सड़ने गलने पर चिपकने वाले संकीर्ण पदार्थ बनते हैं। यानी कि जब मृदा जीवांश पदार्थ सड़ेगा, गलेगा, विभिन्न सूक्ष्म जीवों की क्रिया इसके ऊपर होगी, तो चिपकने वाले संकीर्ण पदार्थ बनेंगे। संकीर्ण का मतलब होता है छोटे। अब ये चिपकने वाले संकीर्ण पदार्थ करेंगे क्या, तो ये मृदा कणों को आपस में बांध देते हैं। मृदा कणों को आपस में क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, मृदा कणों को आपस में जोड़ देते हैं। और जब मृदा कण आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगी, दानेदार संरचना बनेगी। क्या बनेगी, दानेदार संरचना बनेगी। और उस दानेदार संरचना के बनने के कारण मृदा संरचना में सुधार होता है। तो इस प्रकार से मृदा संरचना को सुधारने का कार्य करते हैं कौन, आपके जीवांश पदार्थ। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें दूसरा प्रभावित करने वाला कारक कौन है, तो दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता। अब देखो, जल धारण क्षमता की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मृदा जीवांश पदार्थ ह्यूमस की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण यह मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है। मैंने आपको बताया है कि ह्यूमस की जल धारण क्षमता जो होती है ना, वो 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम से भी अधिक होती है। भाई 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम के आसपास होती है। और इसीलिए यदि ह्यूमस मृदा के अंदर उपस्थित है तो वो जल धारण क्षमता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ध्यान रखेंगे, मृदा जीवांश पदार्थ, मृदा जीवांश पदार्थ में उपस्थित ह्यूमस की जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता, ह्यूमस की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण मृदा की जल धारण क्षमता भी, मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। मृदा की जल धारण क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, अब बात करें अपन आगे की तरफ, तो यह जल संतृप्त वातावरण से 80 से 90% तक जल को सोख लेता है। यानी ह्यूमस की एक प्रवृत्ति होती है, ये जल को अवशोषित करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये यदि जल संतृप्त वातावरण है जहां पर नमी बहुत अच्छी है, तो ये 80 से 90% तक नमी को क्या कर सकता है, सोख सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि यह जल संतृप्त वातावरण, जल संतृप्त वातावरण, यह जल संतृप्त वातावरण से, जल संतृप्त वातावरण से 80 से 90%, 80 से 90% जल सोख लेता है। जल सोख लेता है, सोख लेने का मतलब होता है अवशोषित कर लेना भाई। ठीक है, सोख लेता है। ठीक है, आगे बात करें तो रेतीली व दोमट मृदाओं में जीवांश पदार्थ डालने पर उनकी जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। यानी कि रेतीली मृदा है या बलुई मृदा है, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, जीवांश पदार्थ डाल दिया, तो उनकी जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखिए, रेतीली व, बिल्कुल दोमट मृदा की बात कर रहे हैं, रेतीली व दोमट मृदाओं में जीवांश पदार्थ मिलाने पर उनकी जल धारण क्षमता
क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो जल धारण क्षमता के बारे में बात अपनी यहां पर हो गई कि भाई मृदा जीवांश पदार्थ जल धारण क्षमता को कैसे प्रभावित करेगा। तो इसके अंदर होता है ह्यूमस। ह्यूमस की जल धारण क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है ना। मैंने आपको बताया था इसका मान भी 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होता है। तो इस कारण मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। और ये जो ह्यूमस होता है इसका एक और गुण होता है, यह जल संतृप्त वातावरण से 80 से 90% जल को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। रेतीली व दोमट मृदाओं के अंदर यदि मृदा जीवांश पदार्थ मिलाए जाते हैं तो ये उनकी जल धारण क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। थर्ड अपन बात करेंगे वायु संचार के बारे में, यानी कि आपका मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ जो होते हैं वो वायु संचार को भी प्रभावित करते हैं। मृदा जीवांश पदार्थ डालने से रंध्रावकाश में बढ़ोतरी होती है। रंध्रावकाश मतलब मृदा के अंदर रंध्र बनते हैं। भाई देखो, एक बात आपको पता होना चाहिए कि मृदा के अंदर रहते हैं सूक्ष्म जीव, और ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं आपको पता है कि इनको भी खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अब इनको खाने के लिए आप लोग क्या दे दिया, आप लोगों ने दे दिए उनको जीवांश पदार्थ। अब उनको जब खाने के लिए जीवांश पदार्थ मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में जीवाणुओं की, विषाणुओं की या जो भी सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि होगी। इसके अलावा जो अन्य पदार्थ, अन्य जीव जैसे कि दीमक है, केंचुए हैं, ये भी उत्पन्न होंगे वहां पर। और जब ये सब उत्पन्न होंगे वहां पर तो ये सब क्या करेंगे, ये सब वहां पर छिद्र बनाएंगे, और छिद्र बनाएंगे तो वायु संचार बढ़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जीवांश पदार्थ जो होते हैं ये वायु संचार बढ़ाते हैं रंध्रावकाश में बढ़ोतरी करके। ठीक है, तो जीवांश पदार्थ मृदा में रंध्रावकाश की प्रतिशतता में वृद्धि करते हैं। रंध्रावकाश की प्रतिशतता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जिससे वायु संचार में बढ़ोतरी होती है, जिससे मृदा में वायु संचार में बढ़ोतरी होती है। वायु संचार में बढ़ोतरी होती है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से जीवांश पदार्थ जो हैं वो मृदा को किस प्रकार प्रभावित करेंगे, इसमें अपन ने 3 कारक पढ़ लिए हैं। मृदा संरचना को वो प्रभावित करेंगे, जल धारण क्षमता को प्रभावित करेंगे, वायु संचार को प्रभावित करेंगे। तो ये 3 कारक अपन ने पढ़ लिए हैं। और भी बहुत सारे कारक हैं जिन्हें ये मृदा जीवांश पदार्थ प्रभावित करते हैं, तो उन सभी को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप लोग यहाँ तक की बातें अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।